आज की इस गहन चर्चा में जो हमारी डीप डाइव है उसमें हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो जो अक्सर इतिहास की किताबों में बस एक पैराग्राफ बन के रह जाती है, लेकिन असल में ये बहुत रोमांचक है। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब हम हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या होती है, वो समझना जरूरी है। बिल्कुल, और आज का हमारा मकसद भी यही है कि हम चिपको आंदोलन को बहुत ही सरल भाषा में समझें। खासतौर पे हमारे जो विद्यार्थी हैं जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। मार्च 1974 का समय है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव है, रेणी गांव। चमोली जिले में। हाँ, चमोली में। तो वहां एक बहुत ही चालाकी भरी साजिश होती है। गांव के जितने भी आदमी थे उन्हें मुआवजा देने के बहाने शहर बुला लिया गया। अब पीछे गांव में सिर्फ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हैं। और तभी जंगल की तरफ हथियारबंद ठेकेदार बढ़ना शुरू करते हैं। सस्पेंस फिल्म जैसा। मतलब उनके साथ कुली हैं, हाथ में चमकती कुल्हाड़ियां हैं, और उनका टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्हें करीब 2,500 पेड़ काटने थे। और यही वो क्लाइमेक्स है जिसने भारत में पर्यावरण रक्षा का पूरा अर्थ ही बदल दिया था। क्योंकि अक्सर हम जब चिपको की बात करते हैं तो बस पेड़ों को गले लगाने की तस्वीर दिमाग में आती है। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें जिनमें लोग पेड़ों से चिपके हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस आंदोलन की गहराई को समझने के लिए हमें अपना वो रोमांटिक वाला चश्मा उतारना पड़ेगा। ये सिर्फ हरे भरे पेड़ों के प्यार में नहीं जन्मा था। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी। हाँ, इसका मूल दर्शन बहुत ही व्यवहारिक था। मतलब हम और हमारी प्रकृति एक है। ये सिर्फ पेड़ बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि जो इकोलॉजी है, यानी हमारी परिस्थितिकी और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी, उन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की यात्रा है। मैं यहाँ थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान अचानक एक दिन सुबह उठकर हथियारबंद ठेकेदारों के सामने पेड़ों से चिपकने का फैसला तो नहीं करता ना। एकदम सही बात है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ट्रिगर होना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम 1970 के दशक की बात करें तो मेरे हिसाब से वो ट्रिगर कोई बड़ी विचारधारा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक तबाही थी। आप जुलाई 1970 की उस अलकनंदा बाढ़ की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, उस भयंकर बाढ़ में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मतलब कई गांव तो नक्शे से ही मिट गए थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि स्थानीय लोगों ने इसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा मानने से साफ इनकार कर दिया था। और उनका इनकार करना बहुत ही वैज्ञानिक था। मतलब इसे ऐसे समझते हैं, पहाड़ों के जो घने जंगल होते हैं ना, वो एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज मतलब जो पानी सोख लेता है। हाँ, बिल्कुल वही। हाँ। पेड़ों की जो जड़ों का पूरा जाल होता है, वो बारिश के पानी को सोखता है और मिट्टी को एकदम कसकर बांधे रखता है। तो अगर हम पेड़ काट देंगे तो वो स्पंज खत्म हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। 1960s के दशक से ही बाहरी ठेकेदारों ने इन पहाड़ों पर पेड़ों की बहुत ही अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी थी। मतलब उन्होंने वो प्राकृतिक स्पंज ही हटा दिया। ये तो वही बात हुई कि आप किसी बहुमंजिला इमारत की नींव ही निकाल दें। हाँ, और अगर नींव नहीं रहेगी तो इमारत तो गिरेगी ही। तो जब जुलाई 1970 में भारी बारिश हुई तो उस पानी को सोखने के लिए वो जंगल थे ही नहीं। पानी सीधे पहाड़ों से नीचे आया और अपने साथ टनों मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर आया। बाप रे, भारी मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन हुआ होगा। बिल्कुल। और उसी से अलकनंदा नदी में वो जानलेवा बाढ़ आई। और तभी जन जागरण का वो मशहूर नारा बना, जंगल कटेंगे तो घर बहेंगे। क्या बात है, जंगल कटेंगे तो घर बहेंगे। मतलब ये बाढ़ बादलों ने नहीं बल्कि उन बाहरी ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों ने लाई थी। आकर्षित करती है वो ये है कि जब लोगों में गुस्सा भर गया और उन्हें विरोध का तरीका खोजना था, तो उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, कहाँ से मिली? उन्हें प्रेरणा मिली 240 साल पुरानी एक ऐतिहासिक घटना से, 1730 के बिश्नोई आंदोलन से। एक मिनट, 1730? हाँ, मतलब 1970 के दशक में लोग 240 साल पुरानी घटना से रणनीति बना रहे थे। बिल्कुल। राजस्थान के खेजड़ली गांव की घटना। वहां महाराजा अभय सिंह के सैनिकों को महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। अच्छा, तो वो खेजड़ी के पेड़ काटने गए होंगे। हाँ, और तब अमृता देवी और 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया था। सैनिकों ने कुल्हाड़ियां चला दी, 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ओहो, 363 लोगों का बलिदान। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। है ना? उस ऐतिहासिक बलिदान ने साबित कर दिया था कि प्रकृति की रक्षा करना कोई शौक नहीं है, वो धर्म है।
और अहिंसक प्रतिरोध की ताकत क्या होती है ये उन्होंने दुनिया को दिखाया। ये प्रेरणा तो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, पूछिए। सिर्फ गुस्सा होने से या पुरानी कहानियों से तो हम जमीन पर बदलाव नहीं ला सकते ना। मतलब ये विचार धरातल पर कैसे उतरा? यहीं पर संगठन की भूमिका आती है और यहीं हम चंडी प्रसाद भट्ट जी के योगदान को देखते हैं। जो इस पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड थे। हाँ, भट्ट जी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने 1964 में ही दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल, जिसे DGSM भी कहते हैं, उसकी स्थापना कर दी थी। अच्छा, तो कटाई और बाढ़ से काफी पहले ही संगठन बन चुका था। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया। उनका आइडिया था कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। समझ गया। मतलब अगर लोगों के पास खुद का रोजगार नहीं होगा तो वो मजबूरी में ठेकेदारों के साथ मिलकर अपने ही जंगल काटने लगेंगे। एकदम सही। जब लोगों की अर्थव्यवस्था जंगल से जुड़ी, तब 1973 में भट्ट जी ने पेड़ों को गले लगाने का वो ऐतिहासिक विचार दिया। जैसे गढ़वाली भाषा में अंगलवालता कहते हैं, राइट? हाँ, अंगलवाल था। शुरुआती विरोध 1971 में गोपेश्वर में शुरू हुए, जो उनका मुख्यालय था, और फिर चमोली इसका मुख्य केंद्र बन गया। तो इसकी पहली सफलता कब मिली? अप्रैल 1973 में मंडल गांव में। वहां इन लोगों ने बिना कोई हथियार उठाए 300 पेड़ों की कटाई को सफलतापूर्वक रोक दिया था। अरे वाह! लेकिन मैं फिर से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब ठेकेदार तो पैसे कमाने आए हैं, उनके हाथों में हथियार हैं और उनके सामने निहत्थे लोग खड़े हैं। क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं था? यही तो सत्याग्रह की असली अहिंसक ढाल है। आप सोचिए, ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों के सामने एक मानव श्रृंखला खड़ी है। इसे तोड़ना नैतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों तरह से लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, कोई इंसान किसी पेड़ पे कुल्हाड़ी तभी मार सकता है जब वहाँ पेड़ हो। अगर सामने कोई इंसान खड़ा है तो कुल्हाड़ी मारना तो सीधे सीधे कत्ल हो जाएगा। बिल्कुल। और इतनी क्रूरता हर किसी में नहीं होती। सही बात है। यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब सिस्टम सीधे लड़ नहीं पाता तो वो धोखे का सहारा लेता है। और यहीं से आता है वो रेणी गांव का क्लाइमैक्स, जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था। 26 मार्च 1974 का दिन। हाँ, वो मुआवजे वाला धोखा। पुरुषों को शहर भेज दिया गया। ठेकेदारों ने सोचा कि अब पीछे सिर्फ महिलाएं हैं, जो ज्यादातर घूंघट में रहती हैं, वो क्या ही कर लेंगी। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किनसे पंगा ले रहे हैं। तो उस दिन असल में हुआ क्या था? गांव की एक वीरांगना थी गौरा देवी। उन्होंने तुरंत 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और सीधे जंगल पहुंच गई। ठेकेदारों ने उन्हें डराया, धमकियां दी, यहाँ तक कि बंदूकें भी दिखाईं। और औरतों का रिएक्शन क्या था? उन्होंने साफ कह दिया कि ये जंगल हमारा मायका है। मायका मतलब माँ का घर? हाँ, उन्होंने जंगल को अपना मायका और वन देवता कहा। सोचिए, किसी ने आपके घर का राशन और पानी दोनों एक साथ छीनने की कोशिश की हो, आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत ही भयानक। 4 दिन के लगातार गतिरोध के बाद उन हथियारबंद लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। महिलाओं ने पेड़ों को बचा लिया। ये तो एकदम किसी महाकाव्य जैसी जीत है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पूरे आंदोलन में महिलाएं ही सबसे आगे क्यों थीं? इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। इसे आजकल इको फेमिनिज्म कहा जाता है। इको फेमिनिज्म, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। दरअसल पहाड़ों में ज्यादातर पुरुष रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर गए थे, तो पीछे से घर, खेत, मवेशी, इन सब की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी। तो मतलब जंगल उनके लिए सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी? एकदम नहीं। उनके मवेशियों के लिए चारा, चूल्हा जलाने के लिए ईंधन और पीने का पानी, इन सब के लिए उन्हें हर दिन मीलों पैदल चलना पड़ता था। तो अगर जंगल कट जाएंगे तो उन्हें और ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। हाँ, वन विनाश का सीधा मतलब था उनके अस्तित्व पर संकट। उनकी मेहनत दोगुनी तिगुनी हो जाती। इसीलिए उनके लिए पेड़ बचाना जीवन बचाने जैसा था। अरे वाह, ये तो एकदम सीधा इकोनॉमिक्स है। और इसके साथ एक सांस्कृतिक जागरण भी जुड़ा था। उस समय कवि घनश्याम रतूड़ी जी के गीत बहुत मशहूर हुए थे। वो माटू हमरा वाला गीत। हाँ, माटू हमरा, पानी हमरा, हमरा ही छाई बण भी। मतलब ये मिट्टी हमारी है, ये पानी हमारा है और ये जंगल भी हमारे ही है। क्या बात है। और आपको पता है, 1977 में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं ने पेड़ों को राखी भी बांधी थी। रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी? ये तो बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। मतलब जिस पेड़ को बहन ने राखी बांधी, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता। बिल्कुल।
तो अब तक हमने रेणी गांव की जीत देखी, गोपेश्वर की बात की, लेकिन आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब मेरा मतलब है कि क्या इन सब स्थानीय घटनाओं से कोई बड़ा सरकारी बदलाव आया? क्योंकि एक गांव में पेड़ बचने से पूरे देश की नीतियां तो नहीं बदल जाती ना। बहुत सही सवाल है आपका। और यहीं पर इस आंदोलन का राष्ट्रीय विस्तार होता है, एक बहुत ही बड़े दार्शनिक नेता के जरिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी। हाँ, उनका नाम तो पर्यावरण की किताबों में सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, वो एक गांधीवादी विचारक थे और उन्होंने स्थानीय आवाज को पूरे देश और सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1981 से 1983 के बीच पूरे हिमालयी क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। क्या 5000 किलोमीटर पैदल? हाँ, पैदल, ताकि वो पूरे देश में यह संदेश फैला सकें कि हिमालय के जंगल खतरे में है। बाप रे, पहाड़ों में 5000 किलोमीटर चलना कोई मजाक थोड़ी है। इसका प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ा होगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका सबसे तात्कालिक लाभ ये हुआ कि 1981 में भारत सरकार को एक ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाना पड़ा। किस तरह का प्रतिबंध? हिमालय क्षेत्रों में जहां ढलान 30 डिग्री से ज्यादा थी और जो समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर थे, वहां व्यावसायिक कटाई पर 15 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ओहो, 15 साल का सरकारी बैन। ये तो सच में एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे और व्यापक संदर्भ में देखें तो सिर्फ पेड़ काटना रोकना काफी नहीं था। हाँ, जो जंगल उजड़ चुके थे उन्हें वापस हरा भरा भी तो करना था ना। सही कहा। और यहीं पर पुनर्वीरीकरण यानी अफॉरेस्टेशन का काम शुरू हुआ। डीजीएसएम के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी योजनाओं में पेड़ लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन वो बचते नहीं हैं। तो यहाँ क्या नतीजा रहा? यहाँ नतीजे हैरान करने वाले थे। नए पेड़ों की जीवित रहने की दर यानी सर्वाइवल रेट 60 से 80% तक पहुंच गई थी। 60 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं ने उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला। उन्होंने सिर्फ पेड़ लगाए नहीं, उनकी देखभाल भी की। मतलब ये असली ओनरशिप थी, उन्होंने इसे अपना मान लिया था। बिल्कुल, और यही चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी। सच में, ये सुनकर मुझे वो नारा याद आ रहा है। क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। हाँ, बयार मतलब ताज़ी हवा। और आज के समय में जब हम शहरों में प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो ये नारा और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये जो चिपको की सफलता थी, वो सिर्फ 1980 के दशक तक तो सीमित नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने पूरे देश के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जिसने आंदोलनों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी। अगर हम इसके मुख्य स्तंभों की बात करें, तो वो क्या थे? इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, पर्यावरणीय स्थिरता। दूसरा, सामुदायिक अधिकार, जिसे हम जमीनी लोकतंत्र कह सकते हैं। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण। और इसी ब्लूप्रिंट को देखकर शायद देश के बाकी हिस्सों में भी लोग प्रेरित हुए होंगे। बिल्कुल हुए। जैसे 1978 में केरल में साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। वहां लोग एक पन बिजली परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए थे। अच्छा, और शायद कर्नाटक का अप्पिको आंदोलन भी इसी से जुड़ा था? एकदम सही। 1982 में कर्नाटक में लोग सागौन के बागानों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए थे। अप्पिको का मतलब ही गले लगाना होता है। तो ये तो पूरी तरह से चिपको से ही प्रेरित था। हाँ, लेकिन अगर हम आज 2024 की बात करें तो 1970 के दशक के हिमालयी ढलानों का वो संघर्ष अब हमारे कंक्रीट के जंगलों में आ गया है। हाँ, जैसे मुंबई का सेव आरे मूवमेंट। वहां मेट्रो शेड के लिए 2700 पेड़ों की कटाई होनी थी, तो शहर के लोगों ने एक लंबी मानव श्रृंखला बना ली थी। बिल्कुल। या फिर गुरुग्राम में सेव अरावली आंदोलन देख लीजिए, जहां लोग अवैध खनन का विरोध कर रही हैं। तो तरीका आज भी वही है, अहिंसा और एकजुटता। हाँ, बस फर्क इतना है कि पहले लड़ाई बाहरी ठेकेदारों से थी जो लकड़ी लेने आते थे, और अब शहरों के नागरिक स्वच्छ हवा की मांग करते हुए एकजुट हो रहे हैं। मतलब इंसान और उसकी जरूरतें बदल गई हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो आज भी वैसा ही है, और खतरे भी वैसे हैं। एकदम सही। और चिपको आंदोलन हमें यही याद दिलाता है कि सच्चा विकास कभी भी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की कीमत पर नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर हम जंगलों को नष्ट करके विकास करेंगे तो वो विकास ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। शानदार बात कही आपने। इस चर्चा के अंत में मैं हमारे विद्यार्थियों और सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है। चिपको के दौर में लड़ाई बाहरी लकड़ी ठेकेदारों से थी,
लेकिन आज के आधुनिक जैसे सेवारे जैसे आंदोलनों में लड़ाई अक्सर बड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। जो विकास के नाम पर बनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर खतरे का रूप बदल गया है, तो अगले 50 वर्षों में पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे प्रतिरोध के तरीकों को किस तरह विकसित होना पड़ेगा, हमें किस तरह से इवॉल्व होना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सब इस पर जरूर सोचिएगा। प्रकृति को बचाने की ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। चलिए आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अक्सर जब हम किसी राज्य के नक्शे को देखते